सभी साथियों का नमस्कार। आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे धन्वंतरी भगवान का, जिनकी कृपा से इस प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई है। इसके बाद विशेष हम धन्यवाद देना चाहेंगे रियल आयुर्वेद मंच और आयुष योगी मंच का, जिनका सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहता है। देखिए, अब तक हमने कुछ क्लासों के बारे में डिस्कशन किया। हमारी सबसे पहली क्लास थी, क्या है आपकी प्रकृति, वात पित्त या कफ। आज की क्लास को बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वात पित्त और कफ की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर किसी ने इस क्लास को भी अटेंड नहीं किया है तो यह हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कशन किया, रसों का ज्ञान। हालांकि आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, लेकिन हमने मधु रस के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट क्लास ली, क्या दवा मुक्त जीवन संभव है, अर्थात शरीर के अंदर ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो वास्तव में हमें स्वयं स्वस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास थी पेन के बारे में, पेन रिलीफ। यह हमारी फर्स्ट क्लास थी। पेन का सेकंड पार्ट कुछ दिनों में आने वाला है। आज जो हमारी बेसिक क्लास है दैट इज द ब्लड प्रेशर। ये एक बेसिक क्लास है। ब्लड प्रेशर के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट वन पार्ट टू। दैट इज द पार्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के पीछे का आयुर्वेदिक आधार अर्थात असली विज्ञान क्या है। तब इसके बाद हमारा एक मंशा होगा चेक करना कि ब्लड प्रेशर को वास्तव में हम अपना दोस्त मान सकते हैं या दुश्मन। बीपी किन कारणों से बढ़ता या घटता है, इसको भी हम आज ही स्टडी करने वाले हैं। यदि बीपी कम या ज्यादा हो तो क्या हमें कुछ नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम इसी में ही चर्चा करने वाले हैं कि अंग्रेजी दवाओं से क्या बीपी को नियंत्रण करना सही है, कहाँ तक उचित है। और बीपी की अंग्रेजी दवाएं अगर हम खाते हैं तो आगे चलकर क्या ऐसा कोई दुष्प्रभाव हो सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि बीपी में आयुर्वेदिक आधार पर बिना आगामी दुष्प्रभावों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में ब्लड प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि बीपी हो गया, बीपी हो गया, बीपी कम हो गया, बीपी। लेकिन क्या वास्तव में बीपी हो गया, बीपी होना जरूरी है कि नहीं है। अगर बीपी कांस्टेंट रहे, ना बढ़े तो क्या होगा, अगर कम ना हो तो क्या होगा। तो ऐसी दोनों ही अवस्थाएं हमारे लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों जरूरी है। इसके बाद हम कुछ इम्पैक्ट चेक करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। हम सभी ने बचपन से जब साइंस पढ़ी थी तो अपने एक ये प्रयोग किया था, कैंडल लाइट वाला। हम जानते हैं कि कैंडल लाइट जैसे ही आप इसके ऊपर ग्लास रखते हैं तो कैंडल लाइट बंद हो जाती है। और इसके पीछे का बेसिक रीजन है कि जब तक इसको ऑक्सीजन सप्लाई होगी यह जलेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो ये कैंडल बंद हो जाती है। सेम इसी तरह हम सभी जानते हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को बेसिक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू ही आती है। क्योंकि ब्लड ही कनेक्टिव इश्यू माना जाता है। आपके जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसको ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन ये सारे ब्लड में अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स ब्लड का फ्लो जितना अच्छा होगा उतने ही इजिली आपके ऑर्गेन्स को प्रॉपरली सप्लाई होती रहेगी और आपके ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपके ऑर्गन्स को नॉर्मल सप्लाई करने के लिए हमें 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात यदि आप कोई नॉर्मल टास्क कर रहे हैं, घर का कोई घरेलू काम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो दैट इज द सफिशिएंट बीपी। तो डॉक्टर जब भी चेक करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग चेक करने का प्रयास करते हैं, दैट इज द सफिशिएंट। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना सही है? क्या बीपी नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। देखिए, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करते हैं, जितनी ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, उतनी ही बीपी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिक्शा चलाते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या कोई भी हैवी काम कर रहे हैं, और उस केस में यदि आपका बीपी नहीं बढ़ेगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ये काम कर पाए। आपके अंदर ये काम करने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो अगर आपने इनमें से कोई भी काम करना है, अर्थात कोई भी हैवी वर्क करना है, तो आपका बीपी रेज होगा ही होगा। तो यह कहना कि बीपी हर बार बेकार ही होता है तो संभव नहीं है। नॉर्मली कभी भी हम बीपी चेक करते हैं और हम देखते हैं कि बीपी हमारा बढ़ा हुआ है और हम सोचते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है और बीपी की गोली करना शुरू कर देते हैं। ऐसा
कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन को देखिए कि अगर बीपी बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। पिछले समय में जब वैधशाला होती थी और हम बीपी को चेक करते थे तो हमें एक दिन में नहीं बल्कि 3 दिन बुलाया जाता था। पहले दिन बुलाया जाता था, आधे घंटे रिलैक्स करके बिठाया जाता था, उसके बाद बीपी मेजर किया जाता था। अगेन बुलाया जाता था, फिर प्रोसेस पूरा होता था। और जब 3 दिन रेगुलर इस एक्सरसाइज को किया जाता था तो तीनों दिन का एवरेज निकाल के हमें बीपी का कैलकुलेशन करना होता था। तब दिखाया था कि वास्तव में आपका बीपी बढ़ा है, कम हुआ है या कांस्टेंट है। लेकिन जस्ट एक सिंपल टास्क के बाद आप एक मशीन घर में रखते हैं और चेक करते हैं आपका बीपी बढ़ा है और आपको डर लगने लगता है और वो आप बीपी की गोली खाना शुरू कर देते हैं, यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए बीपी हर एंगल में खराब हो तो यह बिल्कुल नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हम देखने का प्रयास करते हैं, क्या बीपी की अंग्रेजी दवाएं काम करती हैं? ऐसा क्या जादू होता है बीपी की अंग्रेजी दवाई में? ऐसी कौन सी साइंस लगी हुई है बीपी की अंग्रेजी दवाइयों में कि आप बस गोली खाते हैं और 10 मिनट बाद चेक करते हैं आपका नॉर्मल। आप इतने दिनों से परेशान हैं, आपको लगता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, आपने हर कुछ ट्राई कर लिया, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही एक गोली आपके मुंह में गई, आपका बीपी ठीक हो जाता है। लेकिन यह गोली कितने घंटे काम करती है डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे। हो सकता है कि स्टार्टिंग अवस्था में बीपी की गोली एक दिन काम करे, कुछ समय बाद 2 गोलियों की, कुछ समय बाद 3 गोली की जरूरत पड़े। लेकिन आखिर बीपी की गोली की साइंस क्या है, बीपी की गोली काम कैसे करती है? देखिए, हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए। जब तक इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो कि ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है, तब तक ये अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते। तो हम यदि चाहते हैं कि हमारी किडनी प्रॉपर काम करे, हमारा लीवर प्रॉपर काम करे, हमारा हार्ट प्रॉपर काम करे, तो नॉर्मल सी बात है, इन्हें नॉर्मल कंडीशन में बीपी, ब्लड का प्रेशर मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी अनवांछित स्टेज के अंदर या कोई भी अपनी अवांछित गलतियों के कारण, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपका बीपी बढ़ता है और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बीपी बढ़ रहा है, यू मस्ट हैव टू टेक द बीपी मेडिसिन, तो आपको ले लेनी चाहिए। तो अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या जादू किया उस बीपी की मेडिसिन ने कि जैसे ही गोली खाई आपका बीपी ठीक हो गया। अगले दिन फिर आप देखते हैं बीपी ज्यादा है, फिर गोली खाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। और यही प्रक्रिया जब लगातार चलती रहती है तो आने वाले समय में क्या होने वाला है अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बीपी की गोली ने क्या साइंस इंप्लीमेंट की। देखिए, मान लेते हैं आपका बीपी बढ़ा है। बीपी क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि हमारा समझदार है, जैसे ही हमारे ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है या हमें लगता है कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या हमें लगता है कुछ पाइप में प्रॉब्लम है, तो हमारा हार्ट बेसिकली पहले से ज्यादा काम करता है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है शरीर की सभी अंग तक प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचे। यदि किसी भी रीजन से वो न्यूट्रिशन वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो ब्लॉकेज के कारण हो, चाहे रास्ते में प्रॉब्लम हो, तो हमारा हार्ट ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। जब वो ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजनेटिंग ब्लड जो है वो हमारे ऑर्गन तक पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं हाई बीपी। लेकिन जैसे ही आप गोली खाते हैं तो इस गोली का बेसिक इम्पैक्ट क्या होता है? ये कारण पर काम नहीं कर, ध्यान रखिए, अंग्रेजी दवाई कारण पर काम नहीं कर रही, डॉक्टर ने कारण की बात नहीं की है। जैसे ही आप गोली खाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? गोली गोली आपके हार्ट को एक सामने एक डोर खड़ा कर देती है, एक दरवाजा लगाने का प्रयास करती है। जैसे ही वो दरवाजा लगाने का प्रयास करती है तो आपका हार्ट की फ्लक्चुएशन तो सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा लगाया जाता है तो आपके हार्ट में से जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड की स्पीड है, वो पहले से कम हो जाती है। जबकि जिस प्रकार से ये एक गुस्से में एक इंसान है, ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही दरवाजा लगाया जाता है तो ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका गुस्सा शांत हो गया है। अर्थात जैसे ही बीपी की गोली खाई जाती है तो बीपी की गोली ने उसके कारण पर काम नहीं किया है, केवल आपके हार्ट पर प्रेशर डाल के उसके आगे एक छोटा सा दरवाजा सा लगा दिया है। जैसे ही दरवाजा से लगाया गया कि आपके ब्लड का फ्लो अल्टीमेटली, क्योंकि एक कुछ एरिया डाइवर्शन हो गया है, कुछ एरिया कम होने से आपके ब्लड का फ्लो पहले से कम हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपको लगता है कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया है। लेकिन वास्तव में बीपी कंट्रोल नहीं हुआ है। हार्ट पहले से ज्यादा काम कर रहा है, वो पहले से ज्यादा जोर लगाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे दरवाजा क्रॉस करके जाना है। लेकिन दरवाजा क्रॉस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हार्ट को पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। अब जो हार्ट नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, अगर वो पहले से ज्यादा काम करेगा तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है
कि हार्ट को ये पता है कि मुझे काम करना है, लेकिन और हार्ट का काम क्या है? ब्लड के थ्रू चीजों को ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर हम ऐसी कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करते तो आने वाले समय में क्या होगा? सबसे पहला होगा कि आपका रीनल अर्थात किडनी फेलियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम सभी जानते हैं कि ब्लड सबसे पहले हार्ट के बाद किडनी में पहुंचता है। किडनी में पहुंचता है क्योंकि उसे वहां जितनी भी टाइप की औषधियां होती हैं वो सब यूरिन के थ्रू बाहर फेंकनी होती हैं। लेकिन जब किडनी में कुछ गंदगी थोड़ी सी भी होगी और हार्ट की तरफ से ब्लड सप्लाई इतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी किडनी पर प्रेशर से ब्लड नहीं आएगा। जब किडनी पर प्रेशर से ब्लड नहीं आएगा तो किडनी जस्ट लाइक छलनी है, वो प्रेशर से चीजों को क्लियर नहीं कर पाएगी। वो जो गंदगी है वो किडनी में ही धीरे 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 कलेक्ट हो जाएगी, और वो जो कलेक्टिंग गंदगी है वो धीरे-धीरे स्टोन का रूप धारण कर लेगी और आपकी किडनी को धीरे-धीरे जो है रीनल फेलियर में कन्वर्ट कर देगी। इसी प्रकार जब हमारी हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो आने वाले समय में हार्ट इतना वीक हो जाएगा कि हमें कहीं न कहीं हार्ट अटैक की समस्या बनी रहेगी। पैरालाइज़ और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या भी इसी कंडीशन में ही हमें देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? आपने सुना होगा, जब एक बार डॉक्टर कहता है कि दवाई ली है तो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप जब भी आपने हार्ट को इतना प्रेशर कर दिया है, अगर आज की डेट में अचानक आप बीपी की मेडिसिन छोड़ते हैं किसी के कहने पर, तो वो हार्ट पहले से ज़्यादा काम करने लगता है। जैसे ही वो पहले से ज़्यादा काम करेगा, तो वो ब्रेन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, माइग्रेन जिससे आपको पैरालिसिस और माइग्रेन तक हो सकता है। इसलिए कभी भी बीपी की मेडिसिन पहली बात है स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर कर दी है, तो आपको ऑन द स्पॉट इसे कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी न किसी की गाइडेंस में अगर आप इसको करोगे, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें, तो आपने देखा कि यदि हम आने वाले समय में इन सभी स्थितियों से बचना चाहते हैं। एक सेकंड। हो गया। तो हमने देखा कि यदि हम बीपी की मेडिसिन लेते रहेंगे तो आने वाले समय में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आपको इन हॉस्पिटल्स की जरूरत ना बने, क्योंकि जब हार्ट काम नहीं करेगा तो आपकी किडनी फेलियर होने का चांस ज्यादा बनेगा। अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आपको ब्लॉकेज के चांस पहले से ज्यादा होंगे, क्योंकि हार्ट का काम ही इन ब्लॉकेज को क्लियर करना होता है। लेकिन आपने फर्स्ट डे से ही बीपी की मेडिसिन लेना प्रारंभ कर दिया है, और अगर बीपी की मेडिसिन इसी तरीके से ली जाती रही, तो नो डाउट आने वाले समय में आपको इन हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जब आपका बीपी फ्लक्चुएट करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही आप फर्स्ट डे ही इसके कारण को फाइंड आउट करें। कोई गोली का सहारा ना लें। यदि वात, पित्त, कफ या किसी भी अन्य कंडीशन से यदि आप उसके कारण को फाइंड आउट कर लेते हैं और कारण पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फर्स्ट डे से ही आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेडिसिन लेंगे तो डिपेंडेंसी अपने आप ही नहीं होगी, और जब डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो आने वाले समय में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक की समस्या आपको नहीं होने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि आज हम यह जानें कि वास्तव में क्या बीपी हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो बीपी की गोलियाँ हम प्रारंभ कर देते हैं किसी के कहने पर भी, क्या ये बीपी की गोलियाँ हमारी दोस्त हैं या दुश्मन? देखिए, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है, दो राय है ही नहीं कि चाहे बीपी ज़्यादा हो, चाहे बीपी कम हो, बुरा तो है ही। बिल्कुल, अगर हम ये इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं हाई बीपी कुछ नहीं होता, लो बीपी कुछ नहीं होता, हमें क समझाया जाता है कि बॉडी अपना काम स्वयं कर लेगी, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बॉडी को एक सपोर्टिंग नेचर की ज़रूरत होती है। आप कहें कि बीपी कम हो रहा है और आप कुछ ना करें, या बीपी ज़्यादा हो रहा है और आप कुछ ना करें, और आपको बॉडी का नेचर नहीं पता, आप किसी के कहने पर यूट्यूब पे कुछ भी गिवन आप स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप जानें कि वास्तव में कि बीपी काम कैसे करता है। इसका मतलब बीपी को नॉर्मल रेंज में रखना तो कंपल्सरी है। अगर आपका बीपी लो हो रहा है, कोई ना कोई कारण है, ढूँढने का प्रयास कीजिए। अगर आपका बीपी हाई हो रहा है, कोई ना कोई कारण है, ढूँढने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि लो बीपी रहा और आप अपने ने इसको इग्नोर किया, तो आने वाले समय में आपकी आँखों का इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप फैटिग में जा सकते हैं, आपके लंग्स काम करना बंद कर देंगे। कहीं न कहीं ये सारी सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, तो ज़रूरी है कि आप लो बीपी पे काम करें। इसी प्रकार यदि आपका बीपी ज़्यादा हो रहा है, तो कन्फर्म है आने वाले टाइम में आपकी हार्ट बीट के बढ़ने के चांसेस हैं, आपके विज़न में प्रॉब्लम होने के चांस हैं, आपको हार्ट अटैक और पैरालाइज़ और ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन सब कुछ होने के चांस हैं। तो अगर हम यह कहें कि बीपी कुछ नहीं है, इसे इग्नोर कर दीजिए, बॉडी अपना काम कर देंगे, तो दैट इज़ द रॉन्ग।
तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम जान लें कि आखिर ब्लड प्रेशर काम ही कैसे करता है, और अगर काम करता है तो ये फ्लक्चुएशन कैसे करता है। जब हम इन दो बातों को समझ जाएंगे, ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है, उसमें फ्लक्चुएशन कैसे होती है, तो अल्टीमेटली आप खुद अपने सिस्टम को समझने के कामयाब हो जाएंगे। देखिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे हमारे दिमाग में थ्योरी उतनी ही ज्यादा सर्कुलेट होने का प्रयास करती है। एक एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है और इसमें फ्लक्चुएशन कैसे होती है। देखिए कैसे, मान लेते हैं हमें रसोई घर में पानी की जरूरत है, और पानी के लिए हमने टैप देखी और टैप से पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखा क्या, क्या समय पर पानी भर पाएगा या इसमें पानी कलेक्ट हो पाएगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स। नंबर वन, क्या मोटर सही ढंग से काम कर रही है। हो सकता है कि मोटर की पावर ही बेकार हो या मोटर की पावर कम हो। अगर मोटर की पावर कम होगी तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी कि पानी आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। नंबर दो, हो सकता है कि जो पाइप लगाया गया है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो या फिर उसका वॉल्यूम कम हो। अगर वॉल्यूम कम है या ज्यादा है तो उस पर भी आपकी पानी भरने की स्पीड डिपेंड करती है। तीसरा, हो सकता है कि मोटर बिल्कुल ठीक हो, पाइप का वॉल्यूम जो जस्टिफिकेशन है ठीक हो, लेकिन पाइप के आगे कोई ब्लॉकेज हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पानी प्रॉपर तरीके से मिलना संभव नहीं हो सकता। और चौथा मेन फैक्टर है जिसको हम नॉर्मली बीपी के केस में इग्नोर कर दिया जाता है, दैट इज द एनीमिया। हो सकता है कि पीछे पानी ही ना आ रहा हो, आपने मोटर तो चला रखी है लेकिन पीछे पानी सप्लाई ही नहीं है, और यदि पीछे पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं आ पा रही तो कैसे आप इस पानी को अरेंज कर पाएंगे। दैट इज द फोर फैक्टर। वास्तव में यही चार फैक्टर ही आपके बीपी की फ्लक्चुएशन के कारण भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर की बात करते हैं, दैट इज द हार्ट। हो सकता है कि आपका हार्ट ही कमजोर हो, आपकी डेली एक्टिविटी कुछ इस ढंग से है कि आपका हार्ट अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है तो नॉर्मल सी बात है, आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। हो सकता है सेकंड, आपकी ब्लड वेसल्स, कि आपकी ब्लड वेसल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड, हो सकता है कि ब्लॉकेज आपके हार्ट में या ब्लड वेसल में कुछ ब्लॉकेज आ चुकी हो। और फोर्थ, हो सकता है कि एनीमिया का केस, कि आपकी बॉडी में ब्लड ही ना हो। अगर ब्लड नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा कहाँ से। वो ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ेगा तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा। तो अगर हम यह कहें कि हमारा बीपी कम हो गया है या बीपी ज्यादा हो गया और जाते ही हम डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर ने आपको ऑन द स्पॉट गोली दे दी है, और आप सोचो कि मेरे को इन चारों में से कौन सा कारण है, तो उसको कारण से मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम बीपी की गोली के लिए किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो ये नहीं पूछता कि आपको एनीमिया के कारण बीपी हो रहा है, कोई ब्लॉकेज के कारण बीपी हो रहा है, आपका हार्ट के कमजोर के कारण बीपी हो रहा है, या उसे कोई मतलब नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जस्ट आपको बीपी की गोली दे दी जाती है, और बीपी की गोली बीपी की साइंस के अकॉर्डिंग काम करती है। उसका काम हार्ट पे काम करना है, कोई ब्लॉकेज खोलना नहीं है। आज तक किसी भी कंडीशन में कोई भी ये बात प्रूव नहीं कर सकता कि बीपी की गोली ब्लॉकेज को खोलती है, या बीपी की गोली से एनीमिया का कोई इंपैक्ट होता है, या बीपी की गोली किसी भी तरीके से आपके हार्ट को ठीक कर रही है। अगर बीपी की गोली आपके हार्ट को ठीक कर देती, आपके ब्लड वेसल्स को ठीक कर देती, आपके ब्लॉकेज को ठीक कर देती, आपके एनीमिया को ठीक कर देती, तो फिर पूरी जिंदगी बीपी की गोली खाने की जरूरत ही क्या थी। तो अगर हम बीपी की गोली खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप धीरे 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 इस जाल में फंसते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब यही बीपी की गोली आपकी दोस्त नहीं आपकी दुश्मन बनकर आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाएंगी। तो एक छोटी सी अवेयरनेस, ध्यान रखिए, एक छोटी सी अवेयरनेस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने से आपको बचा सकती है। तो हमने जो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन मंच स्टार्ट किया उसका उद्देश्य यही है। आपको किसी प्रकार की दवाई रिकमेंड करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको बेसिक साइंस के प्रति अवेयर करने का प्रयास करता है कि वास्तव में बेसिक साइंस क्या है। दिमाग सबके अंदर है, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल डिसीजन हम खुद ले सकते हैं कि प्रकृति में जो दिखता है वही होता है। तो हमारा काम आपको फाइनल डिसीजन लेना नहीं है, हमारा काम सिर्फ आपको इंडिकेट करना है। तो हमारे यहाँ चार फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन चारों फैक्टर्स को आज डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम अपने बेसिक फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीपी क्यों होता है, और बीपी अगर होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट आप पर पड़ सकते हैं, और ऐसा क्या करें कि अगर हार्ट कमजोर है तो आपका बीपी ना हो। बाकी तीनों के बारे में जो डिस्कशन है वो हम पार्ट 2 में लेकर आने वाले हैं। देखिए, कारण कुछ भी हो, आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि आयुर्वेद हर चीजों को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
तो यहाँ भी आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ये है कि बीपी यानी कि ब्लड फ्लक्चुएशन अगर फ्लक्चुएट होगा तो तीन ही रीजन हो सकते हैं। मे बी आपकी वात में विकृति हो रही हो, मे बी आपके पित्त में विकृति हो रही हो, और मे बी आपकी कफ में। तो यदि आप वात पित्त कफ से अवेयर नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा इंडिकेशन देता हूँ। वात मीन्स आपकी बॉडी में प्लाज्मा की कमी अर्थात डिहाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी सिकुड़ने लगती है, चीजें नसें सूखने लगती हैं, दैट इज द डिहाइड्रेशन। पित्त मतलब हीट की बात कर रहे हैं, जहां पे आपकी बॉडी में गर्मी, जलन, दहन, आपको पसीना ज्यादा आता है, तो वो पित्त कंडीशन होती है। और कफ का मतलब जब आपकी बॉडी में थुलथुलापन बहुत ज्यादा पाया जाता है, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, थकावट रहती है, और आपको मंदाग्नि रहती है, भूख बहुत देर बाद लगती है, दैट इज द कफ। तो ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में की हुई है, तो इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम पहले फैक्टर लेके चलते हैं, जिसकी यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रीजन है हमारी मशीन। तो आज हम मशीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी तीनों के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। देखिए, यदि हमारी मशीन अर्थात हमारा हार्ट कमजोर है तो मे बी पॉसिबिलिटी लो बीपी हो जाए, मे बी पॉसिबिलिटी हाई बीपी हो जाए। तो अगर हार्ट कमजोर है तो आप ये कहें कि लो बीपी होगा, कोई कंपल्सरी नहीं है। कमजोर हार्ट के कारण आपका हाई बीपी भी हो सकता है और लो बीपी भी हो सकता है। तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि कमजोर हार्ट के कारण आपका हाई बीपी कैसे होता है और लो बीपी कैसे होता है, और ये बात कब से रिलेटेड कैसे है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर आपका हार्ट कमजोर है, वीक हीट है, तो आपका बीपी लो कैसे हो जाता है, किस केस में हो जाता है, और आप उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, अक्सर देखा गया है कि कमजोर हार्ट किस केस में होता है, यदि हम कफ वर्धक आहार ज्यादा लेते हैं। कफ अर्थात जल प्लस पृथ्वी। यदि हम कफ वर्धक आहार ज्यादा लेते हैं, जैसे मिठाइयाँ ज्यादा खाना, बहुत अधिक मात्रा में घी और दूध का सेवन करना, या बहुत हैवी अनाज की बात करते हैं, चावल, राजमा, इस प्रकार के हैवी अनाज का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में सोते हैं, ठंडी जगहों पे ज्यादा घूमते हैं, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, दूध घी चिकनाहट का, या हमेशा हर हालत में जूस पी रहे हैं, आंवला जूस पी रहे हैं, मैंगो जूस पी रहे हैं। ठीक है, जब बहुत अधिक मात्रा में उल्टी सीधी चीजें, बाहरी प्रोडक्ट खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में शरीर में जल प्लस पृथ्वी अर्थात कीचड़ की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये सारी ही स्थितियां अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब है कि आप अपने शरीर में कफ अर्थात कीचड़ को पैदा कर रहे हैं। और यदि आपके शरीर में कफ अर्थात कीचड़ पैदा होता है इन सभी हैवी प्रोडक्ट को खाने से, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाले आपके हार्ट पे। कैसे पड़ेगा, देखिए, दैट इज द हेल्दी हार्ट, ये आपका स्वस्थ हार्ट है। लेकिन यदि आपने कफ वर्धक आहार का सेवन करना शुरू कर दिया, आप दूध अपनी बॉडी को जाने बिना आप दूध का, घी का, चिकनाहट का, हैवी प्रोडक्ट का, बहुत अधिक पानी, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि नहीं किया, सुबह उठते ही 2-3 गिलास आप पानी पी लेते हैं, पता नहीं किस बुक में लिखा है, कैसे, कहाँ है, आपने स्टार्टअप कर दिया है। आपको लगता है कि मुझे 2-3 गिलास पानी पी लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि पीना चाहिए, कि आपकी बॉडी के लिए सही है या नहीं है। खाने में हम पानी पिए ना पिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी को लगता है पानी पीना चाहिए, किसी को लगता है पानी नहीं पीना चाहिए। तो यदि आप इस चीजों का, अनाज का सेवन ज्यादा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जो आपका नॉर्मल हार्ट था, ऐसी कंडीशन में ये एनलार्ज हार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा, डॉक्टर कहता है कि आपका हार्ट बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है, हम कभी कारण जानने का प्रयास ही नहीं करते। जब आप कफ वर्धक आहार का सेवन ज्यादा करते हैं तो अक्सर आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कई बार उसमें पानी बढ़ जाता है। अगर कोई एनलार्ज हार्ट होगा, वीक हार्ट होगा, तो नॉर्मल सी बात है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो वॉल्यूम है, पहले से बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ेगा तो आप सोच के देखिए कि आप कैसे वॉल्यूम, कैसे प्रेशर जनरेट कर पाएंगे, कि एक पाइप का वॉल्यूम देखिए कैसे है, और जैसे ही आपने कफ वर्धक आहारों का सेवन किया, आपका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर जनरेट होगा ही नहीं, और प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात होगा, बीपी लो हो जाएगा। सिंपल सी साइंस। इतनी सी साइंस है, लेकिन हम जानने का प्रयास नहीं करते कि साइंस क्या है। हमें लगता है कि बीपी कम है गोली खाओ, बीपी ज्यादा है गोली खाओ। कभी हमें अपनी बॉडी की साइंस को जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या वास्तव में ये जो आहार है वो खाने से सबका बीपी लो होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक हमें अपनी बॉडी के जानना नहीं आएगा, जब तक हमें बॉडी को प्रयोग करना नहीं आएगा, बॉडी के अकॉर्डिंग आहार लेना नहीं आएगा, तब तक हम इन गलतियों में फंसते रहेंगे। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप कफ प्रवृत्ति के हैं,
अर्थात आपका शरीर तुलतुला है, आपको नींद ज्यादा आती है, आप मोटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कफवर्धक आहार का सेवन करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपका बीपी बढ़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट पित्त और वात पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। अर्थात अगर पित्त वाला ये प्रोडक्ट लेता है या वात वाला लेता है, उस पर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा जितना कफ वालों के केस में पड़ते हैं। तो यदि आप कफ प्रवृत्ति के हैं और आपको लगता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो आप अपनी षड्रज चिकित्सा के अंदर जाइए और कटु रस को बंद कर दीजिए। कटु अर्थात जो चरपरा, काली मिर्च, सौंठ, पीपली वगैरह का बंद कर दीजिए। इसी तरह मिठाइयों का प्रयोग आप कटु का प्रयोग आप बढ़ा दीजिए, मिठाइयों का प्रयोग आप बंद कर दीजिए, नमक का प्रयोग आप बंद कर दीजिए। आयुर्वेद कहता है कि ऐसी कंडीशन में यदि मैं कटु का सेवन बढ़ाऊंगा, कि जो कड़वे पदार्थ है, कटु पदार्थ होते हैं, वो अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट डालते हैं। जो कटु पदार्थ ये आपके अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है, आपको पाइप का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे प्रेशर अपने आप नॉर्मल स्टेज पे आएगा। इसी प्रकार यदि मैं तिक्त पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देता हूं, तो ये आकाश प्लस वायु से जुड़े होते हैं, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कुछ फुलफुलापन कम करेंगे, पानी को सुखाना प्रारंभ कर देंगे। और जब ये पानी को सुखाना प्रारंभ कर देंगे, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं कफ पदार्थों को कम कर देता हूँ, अर्थात मीठा कम कर देता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, नमक कम कर देता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो बीपी है जो कम था वो अल्टीमेटली पहले से बढ़ेगा। तो कुल मिला के हमें कटु तिक्त कसाई का प्रयोग बढ़ाना चाहिए और अमल का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बिना किसी गोली के अपने बीपी को नियंत्रण में कर सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ लो बीपी। अब बात करते हैं कि कमजोर हार्ट में बीपी हाई कैसे होता है। देखिए, अगर आपका हार्ट कमजोर है तो बीपी हाई दो अवस्था में होता है। नंबर वन, पित्त की अवस्था में। पित्त अर्थात गर्मी। देखिए, यदि मैं गरम गरम मसाले बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा धूप में दौड़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉफी चाय का प्रयोग कर रहा हूँ, गर्म दवाइयों का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमें अक्सर टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, और फल फ्रूट वगैरह का सेवन अगर हम कम करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आपके अंदर गर्मी बढ़ने वाली है। यदि आप इस प्रकार की चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी। और यदि गर्मी बढ़ने की, तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। आपका हार्ट जो कभी स्वस्थ हुआ करता था, आज उसमें सूजन आनी शुरू हो जाएगी। और जब कोई चीज सूजती है, तो आप सब जानते हैं, इन्फ्लामेशन अंदर भी होती है। हमें लगता है कि चीजें बाहर से फूल रही हैं, लेकिन अगर कोई चीज बाहर से फूलेगी तो नॉर्मल सी बात है, अंदर भी फूलेगी। अंदर फूलेगी तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके पानी का प्रेशर बढ़ेगा। जब पानी का प्रेशर बढ़ेगा, दैट मीन्स आपका बीपी बढ़ेगा। सिंपल साइंस है। तो अगर हमें लगता है कि मैं पित्त अवस्था में हूं, अर्थात आपकी बॉडी पित्त नेचर की है, तो ऐसी कंडीशंस में यदि मैं पित्त वर्धक आहारों का सेवन ज्यादा करते हैं, अर्थात हमें लगता है कि हम बहुत अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, दूध इसका प्रयोग कर रहे हैं, गर्म मसालों का प्रयोग कर रहे हैं, धूप का प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि आप इनको जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको सोल्यूशन होने वाला नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपनी बॉडी के अनुरूप खाना प्रारंभ कर दीजिए। अर्थात यदि आप पित्त प्रवृत्ति के हैं और आप पित्तवर्धक आहारों का सेवन कर रहे हैं, तो बीपी बढ़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में कफ और वात पर बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, बल्कि कफ वालों को तो ये बेनिफिट में काम करेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि पित्त वाला इंसान यदि पित्तवर्धक आहारों का सेवन करेगा, तो आपका जो हार्ट है वो अल्टीमेटली उसमें सूजन आनी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन अगर आएगी तो आपका वॉल्यूम कम होगा, जिससे बीपी बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप कटु पदार्थ, चरपरे पदार्थ का सेवन कम कर दीजिए, बहुत सिंपल सा। नमक का सेवन कम कर दीजिए। आप लवण का सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। मधुर का सेवन बढ़ा दीजिए। तिक्त का सेवन बढ़ा दीजिए। और कसाई का जो सेवन है और अमल का सेवन थोड़ा सोच समझ के कीजिए बस। कटु तो 100% कम करना होगा आपको, अगर पित्त प्रवृत्ति के हैं तो नमक का भी सेवन कम से कम करना होगा। तिक्त का प्रयोग जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तिक्त जो है कड़वी चीज है। कड़वी चीज का मतलब है कि उसमें ठंडक होती है। वो ठंडक होगी तो अल्टीमेटली आपका ब्लड का जो फ्लो था वो पहले से कम होगा और आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीपी की बात करें, तो बीपी एक और अवस्था में भी बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं, दैट इज द वात। वात, वात अर्थात वायु। देखिए, अगर मैं ऐसे पदार्थों को सेवन कर रहा हूँ जो बॉडी में डिहाइड्रेशन लेके आ रहे हैं, अर्थात यदि मैं घी दूध का सेवन नहीं करता, रात रात भर ज्यादा काम जागने का प्रयास करते हैं, साबुन तेल का प्रयोग शैम्पू का प्रयोग अगर हम ज्यादा करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन चीजों का प्रयोग करते हैं, ध्यान के प्रोटीन,
अगर हम डॉक्टर की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में घूमते फिरते हैं और गैस वर्धक चीज़ें अधिक खाते हैं, लाइक हमने कभी राजमा खा लिया, कभी लोबिया खा लिया, कभी बेसन खा लिया, तो ऐसी अवस्था में बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। और अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, अर्थात कोई भी चीज़ जब आप बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो हार्ट था, वो अल्टीमेटली सूखने लगता है। हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? भाई आप डिहाइड्रेट कर रहे हो अपनी बॉडी को। अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन बंद कर दीजिए, आपका हार्ट फिर से ठीक हो जाएगा। क्यों जरूरत है गोली खाने की? कोई जरूरत ही नहीं है। आप गोली खाते हैं तो सिर्फ आपकी अज्ञानता के कारण। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं वात प्रवृत्ति का हूं, तो और वात प्रवृत्ति वाले इस प्रकार का अनाज नहीं करते, तो आपकी बॉडी में ये सिचुएशन आएगी नहीं। अगर ये सिचुएशन नहीं आएगी तो नॉर्मल सी बात है, अगर वॉल्यूम कम नहीं होगा, अगर वॉल्यूम कम नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर आप वात प्रवृत्ति के हैं और ऐसी कंडीशन में आप और ज्यादा मात्रा में चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम और कम होगा। और कम होने से बीपी और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? बहुत सिंपल सा, बिल्कुल अपोजिट रूल इंप्लीमेंट कीजिए। क्या रूल है? देखिए, आप अगर वात प्रवृत्ति के हैं और वात प्रवृत्ति होने के बावजूद भी वात वर्धक आहारों का अर्थात डिहाइड्रेट करने वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, तो आपका बीपी बढ़ेगा। लेकिन आप पित्त और कफ वालों पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तभी कहते हैं कि आहार संहिता के अकॉर्डिंग जैसी आपकी बॉडी है वैसा भोजन होना चाहिए। यूट्यूब पे, बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, गलत एक भी नहीं है। हम कहें कि दादी नानी के फॉर्मूले गलत है, कोई गलत फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले सारे ही ठीक है, लेकिन सोचिए क्या ये आपकी बॉडी पर फिट बैठते हैं? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो आज का समय ये है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा अपनी बॉडी के प्रति। यदि आप अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हैं कि आप वात पित्त और कफ प्रवृत्ति के हैं, उसके बाद यदि आप चुनाव करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, आप बिना दवाइयों के जीवन सीख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। अब अगर आप वात प्रवृत्ति के हैं, तो नो डाउट आपके लिए मधुर अच्छी चीज है। आपके लिए अमल अच्छी चीज है, क्योंकि विटामिन सी का जब सेवन करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन कम कर देता है। मधुर चीजों का सेवन करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। स्नेहन का प्रयोग करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, अर्थात घी तेल चिकनाहट का प्रयोग करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। हर कंडीशन में हम कहें कि घी तेल चिकनाहट से बीपी बढ़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप वात प्रवृत्ति हो, रास्ता जाम हो आगे से, चीजें सुखड़ी हुई हो, तो आप कह रहे हैं कि चीनी करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्नेहन जरूरी है। हाँ, आपको ऐसी कंडीशन में कटु चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कसाई चीजें जो कि और अधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और तिक्त चीजों का सेवन सोच समझ के करना चाहिए, मौसम को देखते हुए। यदि हम इन नियमों का पालन करें, तो हम चाहे वात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों ही कंडीशन में हाई बीपी और लो बीपी का सॉल्यूशन घर बैठे स्वयं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हम अपनी बॉडी को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे रहेंगे। तो सबसे पहला काम यह है आपके लिए, किसी भी क्लास को ज्वाइन करने से पहले, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले, कोई भी यूट्यूब वीडियो देखने से पहले, किसी भी रेमेडी को देखने से पहले, सबसे पहला आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के नेचर को समझें। आप वात के हैं, पित्त के हैं, कफ के हैं। आयुर्वेद का ये यही बेसिक आधार है। जब हम वात पित्त कफ को नहीं समझ रहे, तो आपके लिए सारी वीडियो बेकार है, सारे फॉर्मूले बेकार हैं। आप अननेसेसरी किसी के कहने पे कुछ भी प्रयोग करते हैं, कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि यदि आप अपनी बॉडी को समझना चाहते हैं और अपनी सभी समस्याओं को समझना चाहते हैं, तो आपको इससे समझना जरूरी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी कफ, पित्त और वात के लिए जो अपनी फर्स्ट क्लास ली थी, वो हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है, तो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन प्लेटफॉर्म पर जाकर ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि हार्ट कमजोर है, तो ऐसी कंडीशन में वात पित्त कफ का इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा और आपका बीपी कैसे फ्लक्चुएट होगा। उसी वक्त रहे हम देखने का प्रयास करेंगे कि यदि हार्ट में ब्लॉकेज आती है, क्या नसें में ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर आपकी बॉडी में एनीमिया या पॉलीसीमिया है, अर्थात आरबीसी बढ़ा है, कम हुआ है, प्लाज्मा बढ़ा है या कम हुआ है, तो ऐसे केस में अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप अपना सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपके पास एक अवेयरनेस पहुंचाना।
हमारा टारगेट होता है कि 40 मिनट्स की क्लास होती है, 40 मिनट्स में आपको एक बेसिक अवेयरनेस देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आपको कोई भी अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा एक मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, इसलिए अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि अंतिम निर्णय आपका स्वयं का है, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्लास थी। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो अभी 2 मिनट का टाइम है, पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सभी सर। है ना, यस सभी सर। साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यस होगा। सर। हमने बेसिक क्लास के बारे में डिस्कशन किया है कि आखिर बेसिक चीजें कैसे काम करती हैं, और धीरे धीरे जब हम जुड़ेंगे तो उन चीजों को और अधिक मात्रा में समझना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी हमने बेसिक चीज कराई है। नेक्स्ट में जब हम करेंगे तो इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, और ये गारंटीड है, अगर आप इस नेक्स्ट क्लास को भी अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद जिंदगी भर आपको बीपी के लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, टाइम भी ओवर है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय बच्चे। थैंक यू बाय सर। सर। वेलकम जी, वेलकम। धन्यवाद थैंक यू। सर, धन्यवाद। वेलकम जी, वेलकम वेलकम।